मुझे ये बताएं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 घटक कौन कौन से हैं? विश्व मांगल्य की भावना क्या है और हमारी ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं भारत सरकार की जो विश्व मांगल्य या विश्व बंधुत्व की भावना का पोषण करती हैं। मैं कमिन मैम। आइए आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। थैंक यू मैम। कंफर्टेबल? जी मैम। अपना एक संक्षिप्त परिचय बोर्ड मेंबर्स को दीजिए। मैम मेरा नाम शैलेश है। मैंने अपनी क्लास 10th की पढ़ाई स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल रामनगर से की है। इसके बाद मैंने अपनी हायर सेकेंडरी शासकीय मार्तंड क्रमांक 3 हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा से की है। इसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन JNCT कॉलेज रीवा से माइनिंग इंजीनियरिंग में किया है। इसके बाद से मैम मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और इसी दौरान सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट का कोर्स किया है IGNOU से। हॉबी है मेरी योग करना और इस बार MPPSC में मेरा चौथा इंटरव्यू है। ठीक है शैलेश, आपने रूरल डेवलपमेंट में सर्टिफिकेट कोर्स किया IGNOU से, क्या क्या पढ़ा आपने उस कोर्स में? मैम उसमें 2 पार्ट थे। सबसे पहले तो मुझे रूरल डेवलपमेंट क्या है, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, कुछ योजनाएं जो संचालित हैं उसके बारे में बताया। उसके बाद मैम दूसरे बार में एक प्रोजेक्ट था जिसमें पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है और कुछ योजनाओं को जोड़कर, जैसे कि मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दीदी वाहन सेवा योजना, ऐसी कुछ योजनाएं हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक थी, उसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो मनरेगा है ये योजना कब शुरू की गई थी? मैम 2 अक्टूबर 2006 को मनरेगा एक्ट 2005 के अंतर्गत शुरू किया गया, जिसमें 100 दिवसों का कार्य का अधिकार अकुशल श्रमिकों को दिया गया है और इसमें मुख्यतः काम कई अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। ठीक है, तो जिन लक्ष्यों को लेकर के ये योजना पूरी की गई थी लगभग 19 वर्ष होने वाले हैं, क्या उन लक्ष्यों की पूर्ति इस योजना के द्वारा हो गई है या आपको लगता है कि अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं जिन पर काम किया जा सकता है? जी मैम, काफ़ी हद तक जिन लक्ष्यों को साकार करने के लिए किया गया था वो पूरा हुआ है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ थी ग्रामीण अवसंरचना का विकास करना और लोगों को काम देकर उनकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना। तो मैम अभी हाल ही में हमने पढ़ा है कि 41 करोड़ लोग पिछले 15 वर्षों में गरीबी से बाहर आए और पिछले 10 वर्षों में लगभग 17 करोड़ लोग बाहर आए। तो गरीबी में काफ़ी हद तक कमी आई है। दूसरी चीज़ मैम, जो ग्रामीण अवसंरचना थी उसमें निश्चित रूप से काम हुआ है। जैसे कि मनरेगा की वजह से प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है उसमें लोगों को काम मिला, जल जीवन मिशन में लोगों को काम मिला और तालाब, हर खेत के लिए जो तालाब है उसमें लोगों को काम मिला। इस प्रकार अवसंरचना भी डेवलपमेंट हुआ है और गरीबी में भी कमी आई है। ठीक है, आपके दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी कामयाब योजना रही है और इससे लोगों को काफ़ी फायदा हुआ है। जी क्या आपको लगता है कि मनरेगा के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं? जी मैम, निश्चित रूप से है। जैसे कि मैम सबसे पहली बात तो गांव में काम एक सीमित अवसर पर उपलब्ध है। जैसे कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार रोड बन गई, एक बार तालाब बन गया तो उसके बाद काम अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ मैम, इसमें काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिला था, लेकिन अभी हाल ही में जैसे DBT से उनकी जो मजदूरी है उसका पेमेंट होता है, तो अब तो वो दूर हो गई है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वेलफेयर स्कीम्स, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जो लाई जाती हैं ग्रास रूट लेवल पर लोगों को मदद करने के लिए, जैसे मनरेगा हो गई या राशन वितरित करने की योजना हो गई या इस तरीके की चीज़ें, ये प्रथम दृष्टया इस तरीके से लाभ तो लगता है कि हाँ ठीक है, उनके लिए बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान बहुत लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखें, अगर हम दायरा अपना बढ़ाएं तो उसके नुकसान दिखते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की योजनाओं के कोई व्यापक नुकसान है पूरी इकॉनमी पे, पूरी अर्थव्यवस्था पे? जी मैम, नुकसान तो हैं। नुकसान हम ऐसे देख सकते हैं कि मैम ये अकुशल श्रमिकों के लिए ये योजना है। तो मैम अगर अकुशल श्रमिकों के लिए लगातार काम उनको मिलता रहेगा तो वो कुशलता प्राप्त करने या अपने कार्य को बढ़ाकर शहरों में जाकर उद्योगों में कोई स्किल्ड वर्क करने, इससे रुकेंगे। दूसरी चीज़ मैम, एक देखते हैं कि ग्रामीण स्तर में शहरों में जो मजदूरी है वो बढ़ गई है क्योंकि मनरेगा में उनको काम मिल जाता है। हाँ, उसके अलावा मैम जो सरकार का राजस्व व्यय है वो कई बार व्यय होता है क्योंकि मैम ये योजना कोई वांछित लक्षित नहीं है, इसमें ये अनिश्चित काल के लिए, तो सरकार का राजस्व व्यय होता है जो अन्य कामों में जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। शैलेश, आपने माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ी है और आपको सिल्वर मेडल भी मिला है अपने ग्रेजुएशन के दौरान में। जी सर। मुझे ये बताएं कि क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। सर, क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे स्ट्रेटेजिक मिनरल हैं जो मुख्य रूप से ऐसे उद्योगों में काम होते हैं जो ऑटोमोबाइल्स,
सेमीकंडक्टर, मोबाइल निर्माण इसमें यूज़ हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत अच्छे। वर्तमान में भारत जो है वो ज़्यादातर क्रिटिकल मिनरल्स, मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इट, वो इंपोर्ट करता है। किस देश से इंपोर्ट करते हैं हम? मुख्य रूप से सर चाइना से इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है तो इंपोर्ट डिपेंडेंस होना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इस डिपेंडेंस को घटाने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी सर, निश्चित रूप से प्रयास हैं। जैसे कि भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो अन्य देश हैं जो क्रिटिकल मिनरल की भंडारण क्षमता रखते हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए जाएं। जैसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अर्जेंटीना यात्रा थी उसमें लिथियम को लेकर कुछ समझौते हुए। उसके अलावा सरकार ने अभी हाल ही में काबिल भारतीय खनिज विदेश निगम लिमिटेड बनाया है, जो विदेश में भारत स्ट्रेटेजिक मिनरल उनकी पहचान करेगा और उसको भारत के लिए आयात करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। शैलेश, हाल ही में शायद भारत के किसी राज्य में ऐसे मिनरल्स के किसी भंडार के बारे में पता चला है, जानकारी है आपको? जी सर, कश्मीर में जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 59 बिलियन टन लिथियम की पहचान की गई थी। लिथियम रिजर्व्स को पहचाना गया है। ठीक है, क्या ऐसे कुछ आधार होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम एक्सट्रैक्शन करते हैं इन मिनरल्स का? अब जैसे कश्मीर में भंडार मिल गया है तो हम उसका एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं शुरू करते? सर, ये सिर्फ अनुमान के स्तर पर है। जैसे कि माइनिंग में कई चरण होते हैं, जिसमें जो प्रोस्पेक्टिंग है पहला चरण, जिसमें सर्वे होता है, उसमें मिनरल के जो रिजर्व्स हैं उनका पता चलता है। लेकिन सर उसके खनन के लिए अन्य क्षमताएं ज़रूरी हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम उसकी ग्रेड पता करते हैं कि अगर हम उसका ओवरबर्डन करेंगे तो उसमें कितने ग्रेड की खनिज मिलेगी। ठीक है, ठीक है। शैलेश, क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसे कुछ खाने हैं जहाँ से खनिजों को निकाला जाता है? जी सर, मध्य प्रदेश खनिज की दृष्टि से संपन्न राज्य है। 8 प्रमुख राज्यों में से एक है। मुख्य रूप से यहाँ हीरा उत्पादन में पहला स्थान है और कोयले के उत्पादन में पूरे देश में चौथा स्थान है। उसके अलावा चूना पत्थर, रॉक फॉस्फेट, इसमें भी दूसरा स्थान रखता है। दूसरा स्थान लगता है, ठीक है। इतना रिसोर्स रिच होने के बावजूद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत के बाकी राज्यों की तुलना में पीछे क्यों है? जी सर, रिसोर्स रिच तो है, लेकिन सर उसका 100% यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ नहीं होता है। जैसे कि सर पन्ना के खदानों से, छतरपुर के खदानों से हीरा तो निकाला जाता है, लेकिन जो हीरा कटिंग है वो मुख्य रूप से सूरत के क्षेत्र में लोकलाइज्ड है। उसके अलावा जैसे कि जो कोयले हैं तो उसका उपयोग पूरी तरह से हमारे यहाँ, जो बिजली है उसका अन्य राज्यों में भी उसका निर्यात होता है। उसके अलावा जो तांबा है, बॉक्साइट है, तो उससे रिलेटेड जो प्लांट है हमारे यहाँ नहीं है, अन्य देशों में है। ठीक है शैलेश, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, माइनिंग इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके काम नहीं हो सकता। अब जैसे कोयला हो या कोई और मिनरल हो तो माइनिंग तो करनी है। माइनिंग करने की वजह से एनवायरमेंटल लॉस होता है, एनवायरमेंटल डैमेज होता है। इसको कम से कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जी सर, माइनिंग से सर पर्यावरण लॉस तो होता है। उसके लिए सर जो खनन मंत्रालय है वो कुछ नियम निर्धारित करता है। जैसे कि जब भी माइनिंग की लीज दी जाती है तो कंपनी पर ये जिम्मेदारी होता है कि वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट द्वारा पर्यावरण क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस वगैरह प्राप्त करे। उसके अलावा मैं सर जो सोशल ऑडिट होता है वहाँ पे आम जन की बातें सुनी जाती हैं और पर्यावरण से रिलेटेड जो भी दायित्व हैं वो पूरे किए जाते हैं। बहुत अच्छे, शुक्रिया सर। शैलेश, ये सरफेस से और बात करें इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? सर 12 नॉटिकल मील का रहता है। ओनली 12? सॉरी सर, अभी साल मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मिनरल्स जो हैं वो सरफेस से हाई क्वांटिटी में निकलेंगे या वाटर रिसोर्सेज से हाई क्वांटिटी में मिनरल्स निकलेंगे? सर दोनों जगह पे मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन सर मिनरल की प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो वाटर से हैं उसमें मुख्य रूप से पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, ये सब प्राप्त होगा। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो? इकोनॉमिकली सर अगर देखें तो जो वाटर है उससे जो पेट्रोलियम है, जो कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि इंटरनेशनली डिमांड है, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है। इंडिया के आसपास है कहीं? जी सर, मुंबई के निकट बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम खनन होता है। उसके अलावा जो नेचुरल गैसेस हैं वो गोदावरी के आसपास के क्षेत्र में और कुछ बॉम्बे हाई के क्षेत्र में, कुछ कैम्बे की खाड़ी में और असम के क्षेत्र में भी लोकलाइज्ड है। हीरा, कॉपर, मैग्नीज, इन 3 में संपन्न है और अग्रणी है मध्य प्रदेश संपूर्ण भारत के अंदर। जी सर। कैरेट का वेट किस में किया जाता है? सॉरी सर,
जानकारी मतलब है इसकी। हीरे का जो वेट होता है जी वो किस में किया जाता है? सर कैरेट में ही बोलते हैं उसको। अच्छा, 1 कैरेट में कितना ग्राम यूनिट होता है? सर जानकारी नहीं सर, इसके बारे में पढ़ूंगा। नहीं है आपको नहीं आइडिया? सर। क्या यहाँ गोल्ड भी है? जी सर कुछ मात्रा में है, जैसे कि सीधी में, सिंगरौली में। सिंगरौली में। जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 घटक कौन कौन से हैं? जी सर, सबसे पहले सर सुशासन है, उसके अलावा आर्थिक विकास और रोजगार, तीसरी चीज़ है शिक्षा स्वास्थ्य, और चौथी चीज़ है अवसंरचना। देवास में पेपर प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, ये करेंसी जो प्रिंट होती है उस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब से हुई है? सर 1974 में करेंसी प्रिंटिंग तो देवास में संचालित की जा रही। और नर्मदापुरम में पेपर मिल कब से बना है? 1968 में। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें पेपर मिल की, तो पेपर मिल पूरे भारत में एक ही है या फिर और भी हैं? सर पेपर मिल तो सर भारत में कई सारे हैं। नहीं, करेंसी को लेकर। करेंसी जी सर, एक नासिक में है सर। पेपर मिल, नहीं सर, करेंसी के लिए जो पेपर बनता पेपर मिल जो है जहाँ पेपर बनाने का अच्छा। काम किया जाता है। जी सर, पूरे भारत में पेपर मिल है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में है, उसके अलावा कर्नाटक में है। वहाँ भी हैं करेंसी को लेकर जहाँ पेपर बनाया जाता है? आप बोल रहे हो कर्नाटक में है, नासिक में है? आप सॉरी सर, एग्जैक्ट जानकारी नहीं मुझे। एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की, तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में माइनिंग का कितना है रोल? जीएसडीपी में कुछ है आइडिया आपको, कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूशन? जी सर, 3% के आसपास का रोल जीएसडीपी में माइनिंग का है। माइनिंग का है जी। और माइनिंग से मिलने वाले एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से हैं? माइनिंग से एम्प्लॉयमेंट में सर प्रत्यक्ष रूप से जो खदानों में जो वर्कर काम करते हैं, जो मशीनरी में काम करते हैं और जो प्रबंधन में काम करते हैं उनके हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से माइनिंग से जो उद्योग संचालित होते हैं वहाँ पे रोजगार। ड्रिलर कौन होता है? ड्रिलर सर जो ड्रिलिंग के सर्टिफिकेट जिनके पास होता है उनको 1 वर्ष का ड्रिलिंग सर्टिफिकेट के बाद उनके कुछ परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद वो वहाँ पे। क्या काम करता है मेजरली? ड्रिलर सर ड्रिल करते हैं मुख्य रूप से उसके लिए कि वहाँ पे होल करके उसमें डायनामाइट वगैरह लगा के उसका विस्फोट किया जाए ताकि मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। डायनामाइट में जो ब्लास्ट होने वाला जो धातु है उसको किस नाम से जाना जाता है? सॉरी सर, पढ़ूंगा मैं इसके बारे में। चलिए, बहुत धन्यवाद। जी मैम। शैलेश जी, जी मैम। आपने संस्कृति ज्ञान परीक्षा उत्तीर्ण की है? जी मैम। ठीक है, किस क्लास में थे आप? मैम ये मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ हर वर्ष ये परीक्षाएं होती थी। तो कक्षा 4 से कक्षा 8 तक मैं सरस्वती स्कूल में था, इस दौरान मैंने हर वर्ष इसकी परीक्षा दी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। फिर तो आपको अच्छी जानकारी होगी अपनी संस्कृति सभ्यता की। आपने को योग करना भी पसंद है? आप मुझे बताइए कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, इसका क्या अर्थ है और ये कहाँ से लिया गया है? सॉरी मैम, मैं इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं है। योग कहाँ से आया है? योग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मैम वैसे जो शाब्दिक अर्थ देखें तो युज समाधौ से हुई है, जो महर्षि पतंजलि ने दिया था। और ये इसके पहले जो हमारे वेद है, उपनिषद, उसमें पहले दिया गया था, लेकिन पतंजलि की जो योग सूत्र है उसमें योग को सबसे पहले किस वेद में इसका जिक्र मिलता है हमें? मैम ऋग्वेद से ही इसका शुरू हो जाता है, उसके अलावा अथर्ववेद में भी इसकी काफ़ी जानकारी। ठीक है, आप मुझे बताइए कि हमारे परंपरा में 4 वेदों की बात कही जाती है और कुछ पुराणों की बात कही जाती है। कितने पुराण बताए गए हैं? मैम 18 पुराण मुख्य रूप से। 18 पुराण बताएं, कुछ के नाम आप बता सकते हैं? जी मैम, जैसे भागवत पुराण है, और मैं याद नहीं करता। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। विश्व मांगल्य की भावना क्या है और हमारी ऐसी कौन कौन सी नीतियां हैं भारत सरकार की जो विश्व मांगल्य या विश्व बंधुत्व की भावना का पोषण करती हैं? जी मैम, वसुधैव कुटुंबकम या विश्व मंगल भारत की प्रमुख नीति है। इसमें योगा को देख सकते हैं मैम। योग के माध्यम से भारत संपूर्ण विश्व को स्वस्थ बनाना चाहता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी शुरुआत हुई है। इसके अलावा मैम हाल ही में भारत सरकार ने जो पारंपरिक औषधि है उसकी डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है, जिसको WHO ने मान्यता दी है। तो भारत पारंपरिक औषधि में आगे आएगा। उसके अलावा मैम भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की है, पूरे विश्व में एक स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा। इसके अलावा मैम भारत की जो नीति है अहिंसा और सत्य की, तो पूरे विश्व में जो युद्ध चल रहे हैं उसके लिए भी विश्व मंगल की भावना भारत रखता है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्मः, ये आप पूरा कर सकते हैं? आपको पूरे श्लोक की जानकारी है?
क्षमा चाहूँगा मैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। 4 आश्रम और 4 वर्णों की भी चर्चा की जाती है। जी मैम। कौन कौन से 4 आश्रम बताए गए हैं और कौन कौन से 4 वर्ण बताए गए हैं? मैम 4 आश्रम में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है, और 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ ऋणों की भी व्यवस्था की गई है। जी मैम। कौन कौन से ऋण बताए गए हैं जो हमारे ऊपर होते हैं और जिनको हमें चुकाना होता है हमारी भारतीय परंपरा में? जी मैम, मुख्य रूप से 3 ऋण है, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, गुरु का ऋण नहीं होता? जी मैम, वही। ऋषि ऋण माने गुरु का ऋण। माता का ऋण नहीं होता? मैम भारतीय परंपरा में तो ऐसी मान्यता नहीं है। क्यों? माता का कर्ज तो मतलब सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर मातृ ऋण की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जी मैम, मान्यता तो है, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि जो वंश परंपरा है वो पिता से चलती है, इस वजह से पितृ ऋण की बात की गई थी। ठीक है। आप मुझे शैलेश जाते जाते बस मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि आपने विद्या मंदिर से पढ़ाई की है तो आपने बहुत सारे श्लोक भी पढ़े होंगे, उसमें से कोई ऐसा श्लोक जो किसी नीति की बात करता हो या हमारे सामाजिक जीवन में हमारे लिए कोई ज्ञान की बात करता हो, वो सुनाते हुए जाइए। जी मैम, एक श्लोक में योग से ही संबंधित सुनाना चाहूँगा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका आशय है मैम कि जीवन में चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे विपत्ति आए, चाहे संपत्ति आए, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, हमेशा हमें एक समत्व की भावना अर्थात स्थिर प्रज्ञ की भावना रखनी चाहिए। यही योग है। ठीक है, सुखे दुखे समय कृत्वा की भावना का पोषण करता है। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा शैलेश जी। आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। शैलेश जी। जी मैम। आयोग में कौन सा इंटरव्यू है ये आपका? मैम ये चौथा इंटरव्यू है। इसके पहले क्या रहा? इसके पहले मैम 2019 पहला इंटरव्यू था, तो उसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद 2021 का इंटरव्यू था, उसमें प्रोविजनल सूची में था, रिजल्ट नहीं आया। और 2022 का इंटरव्यू था, तो उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, तो ये प्रोविजनल वाला जो मामला है वो अभी भी चल रहा है? जी मैम, वो कोर्ट में मामला पेंडिंग है, अभी समय लगेगा उसमें। ठीक, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि चयन तो आपका बहुत पहले हो जाना चाहिए था, या तो पहले कुछ कमी रही होगी, अब आपने वो मुकम्मल कर ली है, इसलिए अब आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं। जी मैम, ये भी एक कारण हो सकता है। मेंस आपने तुलनात्मक रूप से कैसा किया है इस बार? मेंस तो ठीक था मैम, अच्छा है? पिछले अटेम्प्ट से बेहतर। ठीक है, तो हम अगर बात करें सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन वाले पार्ट पे, तो आपकी एंट्री, अभिवादन, बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका सब बहुत बढ़िया है। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम एक ऊर्जावान युवा से, जिसके अंदर प्रशासक बनने की सारी क्षमताएं हैं, हम उससे बात कर रहे हैं। कोई डर घबराहट आपके अंदर नहीं है, किसी भी सवाल पे आप बैकफुट पे नहीं जा रहे हैं कि भाई आपने माइनिंग इंजीनियरिंग पढ़ी, उसके बाद आपने उसमें जॉब नहीं की। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के जवाब आप दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब देंगे। उसके बाद मुझसे आपकी बात हुई मनरेगा के बारे में, रूरल डेवलपमेंट की आपने पढ़ाई की, तो तय जानिए इस तरीके के कुछ ना कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो डेट थोड़ी सी गलत आपने बताई, उसके अलावा बाकी चीज़ें ठीक थे, तो उसको अच्छे से पढ़िए। वो महात्मा गांधी नरेगा 2 अक्टूबर को घोषित किया गया था, लेकिन लागू उसके पहले किया गया था, वो थोड़ा देख लीजिएगा उसके बारे में। बाकी जो आपने पॉइंट्स रखे वो एकदम सही थे। ये एक समस्या आ रही है, पहले जो लोग बाहर जाते थे उद्योग धंधों में, वहाँ पे जाके काम करते थे एज ए लेबर, वो लोग अब नहीं मिलते हैं वहाँ पर, तो जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है। जो श्रमिक हैं उनकी मांग ज़्यादा है और डिमांड कम हो गई है, तो काफ़ी जो उद्योग धंधों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उस वजह से। तो वो आपने एकदम सही चीज़ें बताई, उसमें कोई समस्या नहीं। फिर सर से आपकी जो भी बात हुई उसमें आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए, और आपने मतलब सर एकदम सेटिस्फाइड हैं, लगा नहीं कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं लगी। इधर भी सर आपकी जो बातें हुई उसमें संतुष्ट हैं, और जो चीज़ें रह गई हैं वो सवाल आपको वीडियो में मिल ही जाएंगे, उन पे आप काम कर लीजिएगा। संस्कृति ज्ञान परीक्षा वाला आपने जो किया है ना, ये आपका सबसे मजबूत हथियार है वहाँ पर। इस पे जैसे ही बात हो आप तुरंत इस मौके का फायदा उठाते हुए, क्योंकि आपने पढ़ा भी है, और आप उसको बताइएगा। और योगक्षेमम वहाँ में, हम गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि जो इस सब तरीकों का से मेरी भक्ति करेगा, उसके योग और क्षेम की व्यवस्था मैं स्वयं करूँगा। LIC का सूत्र वाक्य भी है योगक्षेमम वहाँ में, हम उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी संस्कृति के बारे में, मैहर क्योंकि सांस्कृतिक धरोहर है, तो माता जी का मंदिर क्या, कि ये सवाल हम लोग सब बच्चों से पूछते हैं, और हमें पता होता है कि बच्चे ये तो पढ़ के आएंगे ही आएंगे। तो मैहर का मंदिर हो गया, उन मंदिर की क्या कहानी, सिद्धपीठ शक्तिपीठ का अंतर, टूरिज्म वहाँ पे क्या है, और भी जो स्थल हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैहर घराने के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा, जो संगीत के लिए जिसकी बात
बात की जाती है। बाकी मुझे लगता है कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा बजट को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि कई बार वहाँ फैक्चुअल हो जाता है इंटरव्यू। आप जा चुके हैं तो आपको पता होगा कि कई बार सिर्फ फैक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। तो बजट को अच्छे से पढ़ लीजिए और करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहिए। तो कोई गंभीर बात ऐसी लग नहीं रही है। अगर आपने मेंस अच्छा किया है तो इंटरव्यू में आप इतने नंबर इस बार जरूर ले आएंगे कि सफल अभ्यर्थियों की सूची में आपका नाम हो। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? मैम, अगर ऐसी कंडीशन आए कि वो डाउन करने की कोशिश करें लगातार ऐसे सवालों से, जब हम लगातार सॉरी बोल रहे हैं, हाँ, तो उस वक्त अपने आप को कैसे बचा के रखना है? उस वक्त आपको ऐसे बचा के रखना है ये जान के कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं मीटिंग में जाऊंगा जब मंत्री जी के सामने, तो कई वो मुझसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे जो जिनके आंकड़े मेरे पास उस समय नहीं होंगे, क्योंकि वो आंकड़े इकट्ठा करना आपका काम नहीं है, और जिनको इकट्ठा करके देने थे वो आपको दे नहीं पाए। तो आपकी गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डांट खानी है। तो आप ऐसे भाव से बैठिएगा कि ये मेरी गलती है कि मुझे ये नहीं आता है, लेकिन मैं इसको सीखने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपको अपने चेहरे पे सहजता बनाए रखनी है। देखिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, और हर सवाल का जवाब आपको आता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि वो ये देखते हैं कि आपका ये पोर्शन कमज़ोर है, ये इस फ्रंट पे आप थोड़े कमज़ोर हैं, तो उसमें और डीप जाते हैं जब तक आपका मनोबल टूट ना जाए। वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि कब आप हार मानेंगे, लेकिन आपको ये दिखाना कि मैं हार नहीं मानूंगा। 5-6 जवाब भी ऐसे सॉरी निकले, कोई बात नहीं, 7वां तो आएगा ना जो आपको आता होगा। वहाँ कॉन्फिडेंस से शुरू करिएगा, वहाँ पे लो कॉन्फिडेंस के साथ मत शुरू करिएगा कि मेरा तो शुरू में सब बिगड़ गया। उसका असर नहीं होता है। असर उसका होता है कि जो उसका इम्पैक्ट आता है कि 10 में से 4 तो बनेंगे, 2 तो बनेंगे, तो वो जो 2 बने वो इतने प्रभावी बने कि बाकी जो नहीं बने उनकी बात वो भूल जाएं। और आप, मुझे लगता है आप नाहक ही डर रहे हैं, आपसे बनेगा, कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं उसमें। ठीक है? और कुछ? नो मैम, चलिए, ऑल द बेस्ट। सर।